हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाइक ब्रिगेड। जैसा कि मैंने कहा था, आज मैं आपको हंटर का रिव्यू देने वाला हूँ। ये है मयंक की हंटर, रॉयल एनफील्ड हंटर, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग रॉयल एनफील्ड बाइक्स। और आज मैं आपको इसका ओनरशिप रिव्यू दूंगा। मेरा फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड है, 4th क्लास से मेरा फ्रेंड है एंड उसने अभी रिसेंटली बाइक परचेज करी है। सो मैं आपको पहले बाइक के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। इसका जो आप इंजन देख रहे हो, ये इट्स अ सिंगल सिलेंडर इंजन एंड इट प्रोड्यूसेस अराउंड 20.4 PS ऑफ पावर एट 6100 RPM। 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है ये एंड टॉप स्पीड मेरे ख्याल से अराउंड 120 तक टच कर जाती है अगर आप ढंग से चलाओगे और विंड स्पीड ज़्यादा ना हो। अदरवाइज 115 110 कंफर्टेबली आप क्रूज़ कर सकते हो इस बाइक पे, नो इश्यू ऑन दैट। फ्यूल कैपेसिटी इसकी 13 लीटर की है। एवरेज मेरे ख्याल से अभी हम मयंक से पूछेंगे एवरेज इसकी कितनी आती है। बाकी इसका पीछे वाला टायर दिखाना तो यार, एक इस बाइक की बहुत अच्छी बात आप देखोगे, इसका जो पीछे वाला टायर है ना, आप देख रहे हो कितना चौड़ा है। ये मुझे नहीं पता ये कितने सेक्शन का है। अतुल एक बार इधर आना। ये मेरे ख्याल से ये 130 या 140 सेक्शन का टायर है ये। 150 kmph आप देख रहे हो यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ, मतलब ये 150 की स्पीड तक की टायर सपोर्ट करेगा। एंड 140 सेक्शन टायर है ये, देखो 140 सेक्शन टायर। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, अतुल एक बार इस साइड से दिखाना। इस बाइक का जो पूरा इंजन का काम है ना, ये पूरा ब्लैक कर रखा है। अनलाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक बुलेट, उसमें आपको क्रोम देखने को मिलेगा। एंड मेरा जहाँ तक इसका फीडबैक है चलाने का इस बाइक को, इसकी जो सीट है बहुत अच्छी कुशनिंग है, सिंगल सीट है, स्प्लिट नहीं है। रॉयल एनफील्ड में वैसे भी आप स्प्लिट नहीं देखोगे। आई थिंक GT में भी स्प्लिट नहीं आता है। सो लेट्स गेट गोइंग। मैं आपको अब एक बार बाइक का ना स्पीडोमीटर दिखा देता हूँ। अब तो एक बार स्पीडोमीटर दिखाना। ये स्पीडोमीटर पे 160 शो तो कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली 160 नहीं जाती है, 140 भी नहीं जाती, 120 तक कंफर्टेबली जाती है बाइक। 120 क्रॉस कर सकते हो, बट दैट विल गेट वेरी रिस्की। एंड आओ मैं अब आपको ओनरशिप रिव्यू दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मयंक को बुलाता हूँ, मैं ओनरशिप रिव्यू आपको बताता हूँ मयंक फ्रेम में। तो ये रहा मेरा फ्रेंड। तो मयंक कुछ अपने बारे में बताओ यार, अपने बारे में बता, क्या करता है तू? मेरा बचपन का दोस्त, तो बचपन से बजाता आ रहे आज भी। तो मैं आपको मयंक के बारे में बताऊं। मयंक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक IT मैनेजर है, डेवलपर है। ही इज़ हैंडलिंग एंटायर IT डिपार्टमेंट फॉर अ मैट्रिमोनियल स्टार्टअप दैट इज टारगेटिंग IIT आई एम पास आउट। सो अब मयंक से पूछते हैं। तो मयंक, कितना टाइम हो गया बाइक लिए हुए? देखो, बाइक ले हुए मुझे अराउंड 3 मंथ्स हो गए। तो ठीक है, ली कब थी बाइक? बाइक हमने ली थी अभी दिसंबर में 2023 में। ठीक है, हाँ। बट मॉडल ये 23 का ही है। 24 में कुछ नए वेरिएंट लॉन्च हुए थे, सिर्फ 2 जो कलर न्यू ऐड हुए हैं, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए इस बाइक में। और 3 मंथ मैंने काफ़ी चला ली है बाइक। ओके। बाइक अराउंड 3000 से प्लस चल चुकी है बाइक। ठीक है, ओके। तो एक लाइन में कैसा एक्सपीरियंस है? डिटेल में घुसेंगे हम, अगर एक लाइन में किसी को बताना हो। देखो, एक लाइन में तो ये एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत रिलायबल बाइक है। ठीक है, और कंफर्ट में ये सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है, तो मेरे को एक बार अरे ये बता कि इसमें ख़राब क्या क्या है, क्योंकि ये बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें हंटर लेनी है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसमें बाद में जाके उनको पता लगे, इससे पहले हम ही बता दें उन्हें क्या ख़राब है इसमें। मैंने अभी तक ऐसा कोई सच, हाँ एक चीज़ मैं इसमें बोल सकता हूँ कि इसका जो गियरिंग सिस्टम है, उसमें ट्रांसमिशन में कभी कभार तुम क्लच दे देते हो, क्लच बोल रहा हूँ, क्लच तुम गियर दे देते हो न्यूट्रल के लिए या फर्स्ट गियर के लिए, गियर के लिए दे देते हो, पर वो न्यूट्रल पे चली जाती है कभी बार रोड पे। ये सिर्फ कुछ ही इंसिडेंट्स में होता है, बट ये होता है कि कभी तुम्हें फर्स्ट गियर लगाना होता है, वो न्यूट्रल हो जाती है। ओके। तो ये जो मतलब फर्स्ट गियर एंगेज नहीं होता प्रॉपर्ली। समझ गया। तो ये जो तू बता रहा है, ये गियर की प्रॉब्लम है या फिर आदत की प्रॉब्लम है गियर लगाने में? नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा गियर बॉक्स की प्रॉब्लम है, गियर का इशू सकता है। हाँ, ठीक है। कभी कभार होता है, बट वो हमेशा नहीं होता, कभी कभार। बस फर्स्ट गियर इंगेज नहीं होता जब तुम लोग 3rd सेकंड से वापस फर्स्ट पे आ रहे हो तो। अच्छा, ठीक है। अभी क्या फील इकोनॉमी मिल रही है इसकी? अभी तो ये है कि मेरा रोज़ का डेली रनिंग है 40 किलोमीटर्स का अप एंड डाउन। ओके। मोस्टली अप्रॉक्स जो मैंने कैलकुलेट किया है, इसका जो एवरेज आ रहा है वो 36 to 40 के बीच में है। बहुत अच्छा KMPL। तो यार अब देखो, वही बात है, नहीं सही बात है कि अगर एक रॉयल एनफील्ड की बाइक अगर 36 to 40 दे रही है,
कमेंडेबल, बिकॉज आपको वो टॉर्क मिल रहा है सिटी में आप पुल करने के लिए, एट द सेम टाइम रनिंग कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इस पर सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ आ रहा, सीटिंग कंफर्ट कैसा है इसका? सीटिंग इसका बहुत कंफर्टेबल है। बाकी जो तुम्हारा एंगल है होल्ड करने का और जो हैंडल को पकड़ने का सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इतना वेट हाथों पे आता नहीं है। ओके और आई एम श्योर पीछे भी बहुत लोगों को बिठाया होगा, है ना? पीछे जो इंसान बैठता है, जैसे भी अपना अतुल भाई पीछे बैठ रहा है, वैसे और भी कोई लोग बैठते हैं, तो पीछे का कंफर्ट कब कुछ फीडबैक लिया है कभी लोगों से, कैसा कंफर्टेबल है कि नहीं है? अभी तक जितने बैठे हैं उन्होंने तो ऐसा इशू रेज नहीं करा कि कंफर्टेबल नहीं है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बैक में पेन हो रही है। मोस्टली ये होता है कि जितने भी ऐसे बम्स आते हैं उसको ये काफ़ी अच्छे से कवर कर लेती है। समझ गया, ठीक है। सो गाइस अभी ना मैं आपको इसका सीटिंग पोस्चर विजुअली दिखा देता हूँ, बैठने पे कैसा लगता है। मैं एक बार बैठ के दिखा यार इसका सीटिंग पोस्चर कैसा है। एक बार पैर ऊपर रखना सैडल पे। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हो, ये जो अभी यहाँ पे मयंक का जो सीटिंग पोस्चर है ना स्ट्रेट है, ये चाहे तो आगे की तरफ हल्का सा लीन भी हो सकता है। जब हाई स्पीड्स पे हो तो आप ऐसे पीछे जाके लीन हो सकते हो, हाँ, वरना सिटी राइड्स पे इतना कंफर्टेबल रहता है, हाथों पे वेट नहीं आता कोई भी बिल्कुल। ओके, तो आप कंफर्टेबली अराउंड इसको मतलब 1 आवर प्लस इकट्ठे चला सकते हो, कोई ऐसा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके बाद कभी कभार सिटी में क्योंकि होता है वो ब्रेकिंग के टाइम पे जर्क्स आते हैं, पुल करते हो फिर वापस पीछे जाते हो, तो उस पे हैंड्स पे फिर बाद में इफेक्ट तो पड़ता ही है, वो नॉर्मली सारी बाइक्स में ही होता है। ठीक है, सीट रेस्ट ज़रूर लगवा लेना, क्योंकि जो इसका टॉर्क है वो काफ़ी लो एंड में टॉर्क मिल जाता है, तो इसके पीछे कोई वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो जो पिलियन राइडर है दैट कैन गो बैकवर्ड। ओके, ठीक है। तो हमने देखा इसका जो पीछे वाला टायर है वो 140 सेक्शन का है ना? तो अब आर्या मेरे को ये बता कि जब हम रोड पे लेके इसको चलते हैं, इसके पहले भी तूने बहुत सारी बाइक्स चलाई हैं, तूने स्प्लेंडर से लेके बुलेट भी चलाई है तूने सभी चलाई है। मेरे को ये बता कि 140 सेक्शन का जो टायर है, जब हम इसको रोड पे लेके निकलते हैं तो लगता है कि टायर चौड़ा है, तो उसकी वजह से कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, मज़ा आ रहा है चलाने में, बैलेंस अच्छा है, ऐसा फील होता है? ये बहुत ज़्यादा इसमें है कि मतलब सिटी राइड्स में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो एक वाइडर टायर की वजह से इसमें ग्रिप जो प्रोवाइड होती है और प्लस वेट, इससे मतलब वेट प्लस टायर वाइड होने की वजह से जो ग्रिप आती है वो बहुत अच्छी होती है, और जो लीन एंगल मिलता है कर्व पे वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, मतलब तुम उसको ले सकते हो हायर एंगल्स के लिए। समझ गया। बाकी जो मैंने बुलेट वगैरह यूज़ करी है, क्लासिक यूज़ करी है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता लीन एंगल में। मार दे बेइज्जती बुलेट की। तो विकास ने लिए तो मारेगा नहीं, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बता दूँ, आर्या जो है, मयंक जो है, ये इसका इंटरेस्ट मैकेनिकल में भी है साइड बाय साइड, तो ही नोज इन एंड आउट ऑफ अ इंजन। सो यहाँ पे एक बार एग्जॉस्ट सुन लेते हैं इसका, एग्जॉस्ट नोट कैसा है इसका? ये बिल्कुल स्टॉक एग्जॉस्ट है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। अच्छा, बाकी आप तो गाइस ये इसका एग्जॉस्ट स्टॉक है ना? कोई चेंज कुछ नहीं करा है हमने इसमें। आर्या बार रेव देना। गाइस को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लग रही है? बिल्ड क्वालिटी तो मोस्टली रॉयल एनफील्ड जैसे है, इसका पास चला आ रहा है। ये सिर्फ मोस्टली मेटल यूज़ करते हैं हर जगह, बट इस बाइक को लाइटर बनाने के लिए इन्होंने थोड़ी कुछ जगह पे प्लास्टिक यूज़ करे, जैसे कि मड गार्ड जो है अब जो इसमें आता है वो प्लास्टिक का है प्योरली। ये कोई मेटल मड गार्ड नहीं है। और वैसे ही आगे का फ्रंट का जो व्हील का गार्ड है वो भी एग्जैक्टली मड गार्ड का है, वो प्लास्टिक का है। हाँ, वो भी प्लास्टिक। तो ये जो देख रहे हो आप, ये प्लास्टिक है, फाइबर है, बट ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है ये मेरे ख्याल से। हाँ। ये भी प्लास्टिक है, ऐसा नहीं है कि कोई बेंडेबल है। ये देखो आप लास्ट एंड में भी अगर ये प्लास्टिक यूज़ करा तो इतना बेंड नहीं होता है, इसको काफ़ी फोर्स लगाने के बाद। ये चीज़ तो अच्छी है। एंड व्हाट अबाउट द डिजिटल, ये डिजिटल है क्या है जो भी है, इसका जो स्पीडोमीटर है, जो स्विचेस हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है? बाकी सब तो ऐसा कोई इशू नहीं है अभी तक, बिल्कुल रिजिड है, मतलब रिजिड इन द वे दैट ये नहीं होगा कि बेंड हो जाएंगे, टैम्पर हो जाएंगे। आप कैसे भी यूज़ करो, बिल्कुल इनको हार्डली यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है। और ये इसका डिजिटल मीटर कंसोल है, इसमें आप डिफरेंट ट्रिप भी मेजर कर सकते हो आप, जैसे ट्रिप A है, ट्रिप B है, ऐसे।
ओके, इसमें हम माइलेज देख सकते हैं क्या? माइलेज नहीं दिखाता है क्या इसमें दिखाता क्या क्या है? इसमें यही है नॉर्मल जस्ट किलोमीटर। और एक ये एको गियर आता है इसमें, जो भी अगर आप सही गियर एंगेज कर रहे हो तो सही स्पीड में, तो उसमें वो बताता है कि आप अभी इकोनॉमी गियर में हो या फिर नहीं अच्छा, हो, वो ओके। चीज़ चेंज होती रहती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आई मीन यूज़फुल चीज़ है, बिकॉज मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग बहुत ही गलत रॉन्ग टाइमिंग पे शिफ्टिंग करते हैं। एंड आई थिंक इसीलिए शायद मैं तेरी शिफ्टिंग अच्छी इंप्रूव इसलिए भी हो गई है बिकॉज ये तो को टाइम पे बता देता है। और इसमें गियर इंडिकेटर भी है, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। जब तुम नई बाइक लेते हो तुम्हें इतना आइडिया नहीं होता कौन सा गियर कब लग रहा है। करेक्ट। तो उस पे एक डिस्प्ले का एक प्लस पॉइंट है। प्लस इसमें USB चार्जिंग भी है पहले से ही, जो बाइक देती है ऑलरेडी। अच्छा, रॉयल एनफील्ड देती है ये USB चार्जिंग इसकी। आप अपना फ़ोन या कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ नीचे से। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको सब आफ्टर मार्केट नहीं लगाने की ज़रूरत है, रॉयल एनफील्ड इसका ध्यान देती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जो चक्के हैं वो हमारे अलॉय व्हील्स हैं। सो ये सिर्फ इसी वेरिएंट में या हंटर के सारे वेरिएंट में हमें ये ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं? ठीक है, तो इसके दो वेरिएंट्स है, एक तो है रेट्रो हाँ, और एक है मेट्रो वेरिएंट। ये कौन सा है? ये मेट्रो वेरिएंट है, ये ठीक ऊपर वाला है? हाँ जी। ओके। तो रेट्रो वेरिएंट्स में स्पोक व्हील्स मिलते हैं आपको, और मेट्रो वेरिएंट में सब में सेम अलॉयज मिलते हैं। ओके, एग्जैक्टली, गॉट इट। तो गाइस हंटर में ABS भी आता है, एंड मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता इसमें सिंगल चैनल है कि डबल चैनल ABS है। एक बार मैं हमारे व्यूअर्स को बताना कि इसमें कौन सा ABS और एक्सपीरियंस कैसा रहा ABS का और ब्रेकिंग का। तो इसमें हंटर में यूज़ होता है ड्यूल चैनल ABS, ठीक है, और दोनों फ्रंट व्हील और बैक व्हील में ABS इम्प्लीमेंटेड है बिल्कुल। और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे 2-3 बार हो चुका है जो ABS ने ही मतलब एक्सीडेंट होने से बचाया है। अच्छा, तो ABS एक्टिव होता है वो भी तुम्हें पता लगता है। आंटी को ये लिंक भेज देना अतुल। ठीक है, तो उसका फीडबैक आता है। अगर आप आगे लेवर से कर रहे हो तो लीवर में वाइब्रेशंस आती है, और अगर आप फुट वाले ब्रेक यूज़ कर रहे हो तो फुट में वाइब्रेशंस आती है जब भी आप ABS एक्टिवेट हो जाता है। तो ये वाइब्रेशन किस चीज़ की? ABS की? हाँ, तो ये वाइब्रेशन इस चीज़ की होती है कि ABS इंगेज हो चुके हैं और तुम्हारा जो ब्रेक मतलब ब्रेकिंग है वो अब ABS कंट्रोल कर रहा है। तो ये होता है कि आपका व्हील जो होगा ना वो आप घूमेगा नहीं, ठीक है, स्किड नहीं करेगा। स्किड करने से जो ब्रेकिंग होती है कम्प्लीटली लॉस हो जाती है। तो वो जब ABS एंगेज होता है तो वो वाइब्रेशन के थ्रू फीडबैक देता है अपने यूज़र को। ठीक है, समझ गया। अच्छा, तो गाइस इसका एक पॉइंट और है कि जो मैंने सुना है जो हेडलाइट है हंटर का वो हैलोजन है। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ LED और हैलोजन। तो एक बार थोड़ा हेडलाइट के बारे में बता दो, थ्रो कैसा है, हैलोजन है कि नहीं है? तो हंटर ने जो प्रोवाइड करती है वो हैलोजन लैम्प से प्रोवाइड करती है। नो LED ऑप्शंस है, ठीक है। सिर्फ इंडिकेटर में वो LED एक्सेसरीज में प्रोवाइड करती है इफ़ यू वांट टू परचेज आफ्टर बाइंग दिस बाइक, ठीक है। और थ्रो कैसा है इसका हेडलाइट? हैलोजन का थ्रो अगर आपने बुलेट क्लासिक 350 यूज़ करी है तो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। बट ये यूज़र टू यूज़र एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही रेंज चाहिए तो ऑब्वियसली यू शुड गो विद LED, बट हैलोजन मेरे हिसाब से काफ़ी गुड है, मतलब ओके, या ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं शोरूम में जाते हैं या फिर जब बाइक सेकंड हैंड बाइक भी परचेज करते हैं तब भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर्विस इंटरवल क्या है। लोगों का एक बहुत बड़ा थॉट ये है कि रॉयल एनफील्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन, वो चाहे बुलेट हो चाहे हंटर हो। तो आप ज़रा ये बताओ कि इसका जो हमारा सर्विसिंग एक्सपीरियंस है वो कैसे रॉयल एनफील्ड वाले कैसा ट्रीट करते हैं शोरूम या जब जाते हैं हम सर्विसिंग कराने, और कॉस्टिंग क्या आती है और कितने इंटरवल पे सर्विसिंग है इसकी? ओके, तो रॉयल एनफील्ड इन जनरल तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इनका ओके ऐसा कुछ वो नहीं है कि तुम्हें ट्रीट पूछेंगे नहीं, ये सब वगैरह नहीं है। आपको एड्रेस किया जाता है प्रॉपर ही। अगर और आपके सर्विस स्टेशन में ही बाइक लेने से पहले सब कुछ पूछ लेते कि कोई इशू है, कोई अभी तक कैसा एक्सपीरियंस है, वो फीडबैक लेते हैं, उसके हिसाब से आपकी सर्विसिंग होती है। तो मेरी जो सर्विसिंग स्टार्टिंग मैंने कराई थी वो अराउंड 1200 के करीब ही आई है फर्स्ट सर्विसिंग। अच्छा, तो ऐसा कुछ मेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल वो नहीं है बर्डन दिस बाइक। तो गाइस ये जो अभी बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी, माफ़ करना, एक्सक्यूज़ मी, बिकॉज एयरपोर्ट के पास रहता हूँ मैं, बगल में एयरपोर्ट है, IJ एयरपोर्ट। आते हैं इधर ब्लू आइज गिराते हुए जाते हैं घर के ऊपर तो एयरपोर्ट की वजह से नॉइज़ है। तो गाइस हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, टॉर्क कवर कर लिया, सीटिंग कंफर्ट,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सबसे मेन चीज़ है वो है प्राइस किसी भी बाइक का। तो ये मैंग तेरे को कितने की पड़ गई है बाइक? ये बाइक एग्जैक्टली आपको, ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। अच्छा, वैसे मैं बता दूं आपको, हाँ, ये सबसे टॉप वेरिएंट है, इसका रेबल ब्लू नेम है। और ये मुझे पड़ा है 2,10,000, ठीक है। अच्छा। बाकी एक्सेसरीज वगैरह फिटिंग के बाद, अच्छा, सब लगाने के बाद? हाँ 210 पे पड़ी है। तो इसमें एक बार व्यूअर्स को दिखाएगा कि इसमें एक्सेसरीज क्या क्या लगी हुई है। माइक में पकड़ लो अपनी बात। एक्सेसरीज एक तो इसमें लेग गार्ड लगाया था, ठीक है। ये कितने का पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली? ये ऐसी 1-2 हज़ार रुपये का, 2500 ऐसे ही उस टाइम पे, मतलब थोड़ा डिस्काउंट भी देते हैं ऐसे रॉयल एनफील्ड वाले, तो फिर उसमें थोड़ा बेटर हो जाता है। और एक ही हमारा सम गार्ड है जो बेसिकली इंजन को प्रोटेक्ट करता है थोड़ा। अच्छा, कोई भी ऐसे पेबल वेबल हिट करते हैं इंजन को, वो सब नहीं होगा इसमें। और इसके बाद इसमें कुछ नहीं लगा ठीक है भैया। नहीं तो हमने इसमें ये भी तो लगवाया ना, ये जो मोबाइल होल्डर है। मोबाइल होल्डर से नहीं तो वो तो अच्छा, बाहर ये बाहर से लगवाया था, ठीक है। तो मतलब 2,10,000 हमें ये बाइक पड़ गई, 2,10,000 हमें ये बाइक पड़ गई। इतना कुछ लगवाने के बाद, आई मीन हमने जो मेन 2-3 चीज़ें हैं, इतना कुछ नहीं, 2-3 चीज़ें हमने लगवाई हैं इसमें। एक और चीज़ लगाई थी यार। क्या? बैक रेस्ट। अच्छा, ये बैक रेस्ट। यस, ओके। ये बैक रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये कितने का पड़ेगा बैक रेस्ट? ये टोटल सारा लगा के ना मुझे अराउंड 8,000 के अराउंड पड़ा था। अच्छा, तो ये सारा सामान रॉयल एनफील्ड से ओरिजिनल लगवाया? ओरिजिनल लगा था, और वो 8,000 के अराउंड ही लगा था सामान। बैक रेस्ट, सम गार्ड और हमारा लेग गार्ड। ओके, सही है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे फ्रेंड ने रॉयल एनफील्ड से ही सारी चीज़ें लगवाई हैं। उसका एक देखो, अब मैं डायरेक्ट कस्टमर से ही पूछूंगा कि उसका रीज़न क्या है। करोल बाग में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मैं तूने करोल बाग से क्यों नहीं लगवाई ये सारी चीज़ें? करोल बाग से सबसे बड़ा रीज़न जो है नहीं लगवाने का, वो है कि आफ्टर मार्केटिंग की जो फिटिंग होती है वो बाद में ओवर द टाइम वाइब्रेशन वगैरह क्रिएट करने लग जाती है, और मैं वो चाहता नहीं था। ओके। कि कोई ऐसा पार्ट लगे जो इसके कंपैटिबल ना हो। वो तो लगवा देंगे, ठीक है, बाद में उसके बाद वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, तो उससे आवाज़ आती है, नॉइज़ आती है, बाकी और भी इश्यूज आते हैं, तो वो सब अवॉइड ही करो तो बेटर है। टोटली मेकिंग सेंस एंड गुड पॉइंट। लोग क्या करते हैं कि 4-4 लाख की बाइक ले लेते हैं, 2.5-3 लाख की बाइक ले लेते हैं, और करोल बाग से जाकर 2.5-3 हज़ार का सामान ले लेते हैं 1,000 रुपये बचाने के चक्कर में। और उससे फिर होता है कि अल्टीमेटली आपका राइडिंग एक्सपीरियंस खराब होता है। आप 60-70 क्रॉस करते हो स्पीड, और बाइक में वाइब्रेशन आने लग जाती है, और आप फिर गालियाँ देते हो बाइक मैन्युफैक्चरर को। सो गाइस, ये मेक द पॉइंट नोटेड, बिकॉज ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कई बार हम मिस कर देते हैं, और फिर हम अपना खुद का एक्सपीरियंस ख़राब करते हैं पैसे खर्च करने के बावजूद। सो एट लास्ट, अगर मैं कल को मेरे पास अगर 2.5 लाख रुपए हों, और बीइंग अ ओनर ऑफ हंटर, मुझे अगर इसके ऑल्टरनेट अगर मेरे को कोई बाइक लेनी है, तो कौन कौन सी बाइक मैं देख सकता हूँ? ज़रूरी नहीं कि वो नेकेड ही हो, फेड भी हो सकती है। फेड तो मेरे को पता है कि तू क्या बोलेगा, बट फिर भी अगर मेरे को टॉप 3 देखनी है हंटर के अलावा इस रेंज में, और कौन सी बाइक एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखो, इस रेंज में आप एक हीरो की करिश्मा XMR यूज़ कर सकते हो, उसको देख सकते हो। और अगर आपका थोड़ा सा स्लाइटली बजट हायर है, तो आप ट्रायम्फ की 400 देख सकते हो। वो पावर वाइज बहुत मच बेटर है। 400 सीसी है तो डेफिनेटली पावर होगी। तो गाइस, ये था हंटर का रिव्यू। मयंक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं अगर कंक्लूजन दूं इसका, इस बाइक को मैं मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम दिया हुआ है, वहाँ पे मैं इस बाइक का एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड प्रोज एंड कॉन्स का रिव्यू डालूंगा। उसके नीचे में मैं अपनी रेटिंग भी दूंगा, मुझे कैसा फील हुआ। इस बाइक को आप परचेज़ कर सकते हो अगर आपका बजट अराउंड 2 से 2.25 लाख का है। बहुत ही अच्छी बाइक है अगर आपको नेकेड बाइक पसंद है तो। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है, दैट विल बी मोस्टली अराउंड R15 और एनी फेड स्पोर्ट्स बाइक, प्रॉब्ली बिटवीन R15 और करिश्मा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर नहीं है तो घर आके करवाऊंगा।